नमस्कार। ईएफए पंडित रविशंकर शुक्ल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर से मैं मीनाक्षी उच्च माध्यमिक शिक्षक इतिहास। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के अध्याय 8 किसान, जमींदार और राज्य का। इस अध्याय में हम 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल कालीन कृषक समाज का अध्ययन करेंगे। इस काल में भारत की 85% जनता गांव में रहती थी। मुगल राज्य अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से प्राप्त करता था। छोटे किसान और बड़े भूमिधारक दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। खेतीहर किसानों की बुनियादी इकाई गांव थी। कृषक समाज की जानकारी का मुख्य स्रोत है मुगल दरबार में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है आइन ए अकबरी। इसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। यह फारसी भाषा में लिखा गया है। आइन अकबरी अकबरनामा का तीसरा और महत्वपूर्ण भाग है। अकबरनामा की रचना 1598 में हुई थी। अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज। मुगल काल में किसानों को रैयत या मुजरियान कहा जाता था। किसान दो प्रकार के थे, खुद काश्त और पाही काश्त। खुद काश्त जो उसी गांव में निवास करते थे जहां उनकी जमीनें थीं। पाही काश्त जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था। सिंचाई के अन्य साधनों जैसे बाल्टी सिंचाई अथवा रहट का प्रयोग भी होता था। राज्य के द्वारा नहरें और नाले भी बनवाए गए थे। शाहजहां के शासनकाल में शाह नहर की मरम्मत करवाई गई थी। खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के हल्के हल का प्रयोग होता था। बीज सामान्यतः हाथ से छिड़क कर बोए जाते थे। कहीं कहीं बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले बरमे का प्रयोग भी होता था। सामान्यतः साल में दो फसलें होती थी, किंतु अच्छी बारिश वाले अथवा सिंचाई युक्त स्थानों पर तीन फसलें भी ली जाती थीं। खाद्यान्न के अलावा नगदी फसलों जैसे गन्ना और कपास की खेती भी की जाती थी। इन फसलों को जिन्स ए कामिल कहा जाता था, जिसका अर्थ है सर्वोत्तम फसलें। मध्य भारत और दक्कन में कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। 17वीं शताब्दी में कुछ नई फसलें भारत पहुंची, जिसमें मक्का अफ्रीका और स्पेन से आया तथा टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता नई दुनिया अर्थात अमेरिका से आए थे। आइए अब जानते हैं ग्रामीण समुदाय को। इस समुदाय के तीन मुख्य घटक थे, खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। समाज में जाति प्रथा का प्रचलन था। कुछ जातियों की को नीचा मानकर उनसे निम्न स्तरीय कार्य करवाए जाते थे। बेराहर में मल्लाह ज्यादा शाब्दिक अर्थ नाविकों के पुत्र की तुलना दासों से की जा सकती है। प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती थी, जिसमें मुख्य भूमिका गांव के बुजुर्गों की थी, जो सामान्यतः धनी वर्ग के होते थे। गांव के बुजुर्ग मुखिया का चुनाव करते थे। तत्पश्चात जमींदार से मंजूरी ली जाती थी। मुखिया का मुख्य कार्य था गांव की आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब रखना। पंचायतें सामाजिक परंपराओं का पालन करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। ग्राम पंचायत के अलावा प्रत्येक जाति की अपनी पंचायत होती थी। ग्रामीण समुदाय का एक और महत्वपूर्ण सदस्य थे दस्तकार अथवा शिल्पकार। कभी कभी किसान भी दस्तकार होते थे। दस्तकारों के प्रमुख कार्य थे रंगरेजी, कपड़ों पर छपाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, कुम्हार, लोहार, बढ़ाई, नाई आदि। दस्तकारों को उनके कार्य के बदले फसल का एक हिस्सा अथवा जमीन का टुकड़ा भी दिया जाता था। महाराष्ट्र में दस्तकारों को दी गई जमीन को मीरास या वतन कहा जाता था, जिस पर इनका पुश्तैनी अधिकार होता था।
बंगाल में दस्तकारों को रोज का भत्ता एवं भोजन दिया जाता था। इस प्रथा को जजमानी कहा जाता था। 19वीं शताब्दी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को छोटे गणराज्य की संज्ञा दी थी। ग्रामीण समाज में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे गृहस्थी के कार्यों के अलावा खेतों में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थीं। दस्तकार महिलाएं न सिर्फ उत्पादन में बल्कि बाजारों में भी पुरुषों का साथ देती थीं। गांव के अतिरिक्त जंगलों में भी लोग निवास करते थे। जंगली शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरीय खेती से होता था। बाबर ने जंगलों के लिए मवास शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ था बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा। कालांतर में जंगली उत्पादों जैसे मधु, मोम, लाख, जंगली हाथी आदि का व्यापार होने लगा, जिससे जंगलवासियों के जीवन में भी परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। ग्रामीण समाज की एक और महत्वपूर्ण इकाई थे जमींदार। जमींदारों के पास अपनी मिल्कियत अर्थात व्यक्तिगत जमीन होती थी। वे राज्य से विशेष संबंध रखते थे और राजा की ओर से कर वसूली भी करते थे। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले और सैन्य टुकड़ियां भी थीं। आइए अब चर्चा करते हैं मुगल काल में प्रचलित भू राजस्व प्रणाली की। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। अकबर ने कर निर्धारण हेतु भूमि की नाप करवाई और भूमि का वर्गीकरण भी किया। भूमि को 4 भागों में बांटा गया: पोलज, परौती, चचर और बंजर। पोलज ऐसी भूमि जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी। परौती ऐसी भूमि को कहा जाता था जिसमें कुछ समय खेती रोक दी जाती थी। चचर वह भूमि जो 3 या 4 वर्ष तक खाली रहती थी। एवं बंजर ऐसी भूमि जिस पर 5 या अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। कर वसूली के लिए मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन था। मनसबदार सेना के अधिकारी होते थे जिन्हें कुछ गांव कर वसूली हेतु आवंटित किए जाते थे। चांदी का बहाव। चांदी के बहाव से तात्पर्य है कि मुगल काल में बड़ी मात्रा में भारतीय वस्तुओं का निर्यात होता था, जिसका भुगतान चांदी के रूप में होने से भारत में बड़ी मात्रा में चांदी का आना प्रारंभ हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको इस अध्याय को तैयार करने में मदद मिलेगी। अब आप अध्याय का सूक्ष्मता से अध्ययन करें और नोट्स तैयार करें। अध्याय के अंतिम पृष्ठ पर अंकित काल रेखा का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।